नमस्कार दोस्तों, भाई कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि भाई अभी आज ही आपके सामने नोटिफिकेशन भी आया है कि जो आपका ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की जो वैकेंसी है इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। भाई जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको पहले ही बता चुका था कि भाई आपको इंतजार नहीं करना है, जनवरी में आपके एग्ज़ाम होने हैं, ये तय है। ठीक है, अभी आप देख लो आपके सामने डेट भी क्लियर हो चुका है। आया समझ में? तो आपके एग्जाम है जनवरी फरवरी में, तो आप उसी के दृष्टिकोण से भाई कंटिन्यू तैयारी करते रहें। जितना जल्दी जल्दी हो चीज़ों को कवर अप करो। साइंस है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश है, जीएस है। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके भाई सब्जेक्टिव आप कंप्लीट करिए। ठीक है, साइंस पे ज़्यादा फोकस करिए। 25 नंबर का है आपका, सीधा सीधा 25 नंबर आपका पूछेगा वो। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स मिला के वो पूछेगा आपसे। ठीक है, लास्ट वीडियो में भाई मैंने आपको जो क्वेश्चन थे आपके प्रीवियस ईयर के साइंस के, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया भाई, उनको लाया, सॉल्यूशन किए उनका कि किस प्रकार से किस टॉपिक से क्वेश्चन बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, साइंस आप भी जानते हो अथा है। ठीक है, लेकिन हमको भाई ज्ञाता नहीं बनना है कि बहुत सारा पढ़ लिए एकदम ज्ञाता बन गए, नहीं भाई, एग्जाम क्रैक करना है बस। तो उसी की दृष्टिकोण से आप क्वेश्चन को भाई ध्यान में रखिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसी पे आप ज्यादा फोकस करिए। ठीक है ना भाई? ठीक है, जैसा कि आपका बायोलॉजी है तो वहां से सेल से एक क्वेश्चन आना है, कोशिका से एक क्वेश्चन आना है, डेफिनेटली है। तो कोशिका वाले टॉपिक को बेहतर तरीके से क्लियर कीजिए। तो इसी प्रकार से आप ध्यान से भाई देखते चलिएगा आपके क्वेश्चन। ये हमारे पास 7 जनवरी 2017 का सुबह की शिफ्ट, दोपहर के शिफ्ट वाला पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन आए थे आपके साइंस के, उनको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बोलते चलूंगा मैं भाई आपको यहां पे। ये देखो भाई, पहला क्वेश्चन ही मैंने अभी जस्ट आपसे बोला कि भाई सेल से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना है। ये देखो फिर से क्वेश्चन आपसे सेल से टकरा गया। क्वेश्चन क्या है? एक प्रारूपिक कोशिका में अंगक गोल्जी कॉय पाए जाते हैं। मतलब जो कोशिका का एक अंग है गोल्जी कॉय, ठीक है, जो गोल्गी बॉडी, जो गोल्जी का कोशिका का एक अंग है, वो किसके अंदर पाया जाता है? तो ये आपसे उसने पूछा गया है। तो भाई इसमें मैं आपको बता दूं, जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव जो होता है, उसके अंदर पाया जाता है आपका गोल्जी कॉय, गोल्गी बॉडी। ठीक है, तो इसका आंसर भाई क्या आएगा? कोशिका द्रव। ठीक है भाई, तो आप साइटोप्लाज्म याद रखोगे, कोशिका द्रव्य हो चुका है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। वह प्रक्रिया जिसमें लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडे सिरे पर उष्मा अंतरण होता है। मतलब आपके पास मान लो कोई सी रॉड है लोहे की, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे भाई, जैसे आपके पास एक रॉड है, ये एक लोहे की रॉड है जिसका एक सिरा मान लेते हैं अपन ए, सेकंड मान लेते हैं बी। ठीक है भाई, अब वो क्या बोल रहा है कि लोहे की रॉड के गर्म सिरे से, मान लिया भाई ये सिरा कैसा है आपका? गर्म, और ये सिरा कैसा है आपका? ठंडा। तो जो उष्मा का अंतरण होना है वो गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर होना है, यानी उष्मा जो है कहां जाएगी? गर्म से ठंडे की ओर। तो ये जो उष्मा के इधर जाने की प्रोसेस है वो कौन सी है? आया समझ में? ठीक है, जैसे ऑप्शन में दिया है संवहन है, विकिरण है, चालन है, वाष्पीकरण है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको, या आप भी जानते हो, जो रॉड है भाई ये क्या है आपका? ठोस। ठीक है, और ठोस में जो उष्मा का स्थानांतरण होता है वो होता है चालन विधि से। चालन विधि का मतलब क्या है? जैसे यहां पे कोई एक कण है, ये कण है 1 2 3 4 5, ये एग्जाम्पल के तौर पे कण है, ठीक है, जिनसे मिलकर ये लोहे की रॉड बनी हुई है। ये यहां पे अपन कण 10। तो ये होता क्या है, जैसे भाई ये वाला सिरा गर्म है, तो ये एक जो कण है ये अपनी उष्मा किसको दे देगा? दूसरे कण को। दूसरा कण किसको दे देगा? तीसरे कण को। तीसरा कण किसको देगा? चौथे को। चौथा पांचवें को। ऐसा करते करते ये वाले सिरे तक, यानी 10वें सिरे तक उष्मा पहुंच जाएगी, यानी ठंडा सिरा भी एक समय में आके क्या हो जाएगा? गर्म। ठीक है ना? तो इसमें उष्मा कणों के माध्यम से आई है भाई, मतलब एक कण ने अपनी एनर्जी दूसरे कण को दे दिया।
कभी आपने देखा है ऐसा कि ये जो सिरा है ये यहां से उठ के यहां पहुंच गया? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। जैसा ये सिरा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। कणों का स्थानांतरण नहीं होता है, बल्कि एक कण दूसरे कण को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो विधि है, ये क्या कहलाती है? आपकी चालन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है, तो क्या लगाओगे भाई आप इस पे आंसर? चालन, ठीक है। ये एनर्जी से आपका क्वेश्चन आ गया, आपका भौतिकी का क्वेश्चन है, फिजिक्स का, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ट्रैक्टरों से संलग्न आधुनिक यंत्र जो श्रम और समय दोनों बचाता है, क्या कहलाता है? भाई जो ट्रैक्टर में एक यंत्र है जो ट्रैक्टर के संलग्न लगा होता है, जो श्रम और समय दोनों बचाता है। मतलब यदि आप व्यक्तियों से, इंसानों से अगर वो काम करवाओगे या जानवर के थ्रू वो काम करवाओगे आप, तो उसमें समय भी ज्यादा लगेगा और श्रम भी ज्यादा लगेगा। लेकिन वही अगर इस यंत्र का आप प्रयोग करोगे तो आपका समय भी बचेगा और श्रम भी कम लगेगा। ऐसा कौन सा यंत्र है भाई? यहां पे दिया है कुड़ाल है, हल है, हैरो है, कल्टीवेटर है, ठीक है। हल वगैरह तो आपको पता है, इसमें जानवर भी लगेगा, इंसान भी परेशान हो जाएगा, समय भी बहुत ज्यादा लग जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका आंसर आपको पता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर भाई आप सभी ने देखा है, बताने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक कहलाते हैं। मतलब कवक और शैवाल, जो आपका फंगस है, ठीक है, और जो आपकी काई है, ठीक है, उनका प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं? खरपतवार तो आप सब जानते हो भाई, जैसे आपने गेहूं की फसल लगाया या आपने चावल की, धान की फसल लगाया, तो उसमें अनावश्यक जो पेड़ पौधे उग जाते हैं। मतलब ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी वनस्पति जिनको हमने बोया नहीं है गेहूं के साथ, लेकिन उसके साथ फिर भी वो उग जाती है। तो जो अनावश्यक भाग है वो कहलाते हैं क्या? खरपतवार। तो उनको नष्ट करने के लिए, उनको मारने के लिए भाई जो कवक और शैवाल का जो प्रयोग किया जाता है, वो जैविक घटक कौन से कहलाते हैं? मैं बता दूं आपको, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, बायो वीडिसाइड्स। आया समझ में? ठीक है। तो यहां पे भाई आपका कवकनाशी सिंगल तो हो नहीं सकता, शैवाल का उपयोग किया है, शाकनाशी नहीं है, कीटनाशी भी नहीं है भाई, ये क्या कहलाते हैं? आपके बायो वीडिसाइड्स, ठीक है। तो यहां पे तो आपको डायरेक्टली भाई आंसर लगा देना, बायो देखते से आप समझ जाओगे कवक और शैवाल का प्रयोग हो रहा है, ठीक है, तो वहां तो आप समझ जाओगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ध्वनि की प्रबलता, यानी जो ध्वनि की जो लाउडनेस होती है उसकी, ठीक है, जो तीव्रता होती है, जो प्रबलता होती है, वो खालिस्तान पर निर्भर नहीं करती है। तो सबसे पहले तो भाई निर्भर किस पे करती है? जो ध्वनि की तीव्रता होती है भाई, वो आयाम पे निर्भर करती है, ये आपको पता होना चाहिए भाई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपकी कोई ध्वनि है और एक ये कोई आपकी ध्वनि है, ठीक है। दोनों में भाई ध्यान से देखिए, ये जो आयाम है, मतलब साम्य स्थिति से अधिकतर एक और का जो विस्थापन होता है वो आयाम होता है। साम्य स्थिति, ये बीच में अगर मैं लाइन खींचता हूं तो ये बीच वाली लाइन क्या होती है? साम्य स्थिति, ठीक है भाई। और साम्य स्थिति से अधिकतर एक और विस्थापन, ये जैसे ये अधिकतर एक और इतना गया, इधर अधिकतम इतना गया, इधर अधिकतम इतना गया, तो ये जो अधिकतम विस्थापित हो रहा है, ये क्या कहलाता है भाई? आपका आयाम। तो यहां पे भाई आयाम अधिक है और यहीं आप देखोगे तो आयाम क्या है? कम है, ठीक है। तो भाई जितना ज्यादा आयाम होगा, जितना ज्यादा आयाम होगा उसकी तीव्रता उतनी ही कम होगी, ठीक है, क्योंकि भाई ये ज्यादा फैल रहा है, ये ज्यादा क्षेत्र को कवर कर रही है ध्वनि, ज्यादा क्षेत्र में फैल रही है, उसका आयाम अधिक है, आयाम बढ़ रहा है, मतलब तीव्रता उसकी कम हो जाएगी क्योंकि वो फैल जाएगी। और वहीं ये ध्वनि आपकी फैल नहीं रही है, आयाम कम है इसका, इसलिए इसकी तीव्रता क्या होगी भाई? अधिक होगी। आ गया भाई समझ में? तो ये जो उसकी प्रबलता होती है, जो साउंडनेस होती है भाई, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? ध्वनि की आयाम पे, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? किस पे निर्भर नहीं करती है। तो भाई आप समझ जाओ इसके अतिरिक्त क्या है। ऑप्शन देखो भाई, आयाम है, आवृत्ति है,
कंपन करता हुआ क्षेत्र है, ध्वनि के स्रोत से दूरी, तो दूरी और क्षेत्र का तो कोई संबंध है ही नहीं। आयाम और आपके पास आवृत्ति है सरासर, तो आपको पता है आयाम पे डिपेंड करती है। बचा क्या है आपके पास, कंपन की आवृत्ति, मतलब ये आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो भाई ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, इससे ध्वनि की तीव्रता से कोई मतलब नहीं है, प्रबलता से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे आवाज या ध्वनि की बात करूं तो पतली या मोटी डिपेंड होती है। ठीक है, खैर वो बात की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। प्रजातियां जो अब पृथ्वी पर कहीं भी मौजूद नहीं है उनको कहा जाता है, यानी ऐसी प्रजातियां जो आज पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, मतलब कभी तो रही होंगी। भाई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसी प्रजातियां जो अभी हमारी पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, मतलब कभी तो मौजूद होंगी, तो ऐसी प्रजातियां भाई क्या कहलाती हैं, या इन प्रजातियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए भाई, लुप्तप्राय प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, संवेदनशील प्रजातियां और विलुप्त प्रजातियां। खुद सोचो एक बार, ये चारों ऑप्शन आपके पास है। लुप्तप्राय, लुप्तप्राय का मतलब जो लुप्त हो रही हैं, ऐसा तो भाई कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे, लुप्त हो चुकी है पे क्वेश्चन है। ठीक है, स्थानिक प्रजातियां, ठीक है, एंडेमिक के बारे में पूछा है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई। संवेदनशील प्रजातियां, और एक है आपकी विलुप्त प्रजातियां, मतलब जो विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन को पढ़ के ही आप आंसर लगा दोगे, क्या आएगा इसका, विलुप्त प्रजातियां। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 7वें नंबर का। लकड़ी, कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से, यानी आपने लकड़ी जलाया है या आपने कागज जलाया है, तो इनके दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक है। मतलब आपने भाई लकड़ी जलाया है या आपने कागज जलाया और उसको आपको बुझाना हो, तो सामान्य रूप से आप किस चीज का प्रयोग करते हो? भाई ये तो बहुत इजी है, वैसे ही आप बता दोगे भाई लकड़ी जलाई, आपने लकड़ी को बुझाना है या कागज को बुझाना है, तो सामान्य रूप में नॉर्मली भाई हम किस चीज का उपयोग करते हैं भाई, जल का। ठीक है, तो सामान्य रूप में जिसका प्रयोग करते हैं वो अग्निशामक बताना है, तो जल अग्निशामक। हो गया भाई क्लियर? सामान्य रूप में जिसका प्रयोग कर रहे हैं, तो सामान्यतः तो भाई हम पानी से ही बुझाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें खालिस्तान से संबोधित किया जाता है। भाई ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है? ठीक है, तो भाई ये जो प्रतिबिंब होता है ये ओरिजिनल प्रतिबिंब होता है आपका, वास्तविक, जिसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना भाई, तो आप ये याद रखोगे, आपका जो ओरिजिनल प्रतिबिंब होता है, जो वास्तविक होता है, उसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक होते हैं। भाई आपके पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो उसमें पूछा जा रहा है कि कॉपर सल्फेट का एक विलयन है, उसमें बिजली के यानी इलेक्ट्रिसिटी के वाहक होते हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी उसमें प्रवाहित करना है, तो किसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर प्रवाहित होगी? ठीक है, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन। तो भाई कॉपर सल्फेट का विलयन की बात हो रही है, और विलयन आपका लिक्विड है, कोई सॉलिड तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो भाई कहीं से कहीं तक संबंध नहीं रखेंगे भाई। उसमें क्या होगा भाई आपका आयन। आ गया भाई समझ में? आयन के माध्यम से बिजली का उसमें सप्लाई हो जाएगा भाई, बिजली जो है उसमें प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो बिजली का जो वाहक है भाई उसमें क्या होगा, वो आपका आयन। ठीक है भाई, आप तोड़ दो उसको, कॉपर सल्फेट को, आयन जब आप तोड़ोगे उसको तो कॉपर और सल्फेट अलग अलग मिलेगा आपको, प्लस माइनस में वो उसके आयन होंगे, तो उनके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह बिजली प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है भाई, चलिए 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? भाई देखिए क्या बोल रहा है आपसे वो, ये आपके पास एक पानी का ग्लास है, ठीक है, ये उसका पृष्ठ हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे
कि पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है भाई? एक एग्जाम्पल के रूप में समझना भाई, जैसे ये आपका चम्मच है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे चम्मच बना दिया भाई। तो चम्मच ये देखो पानी के गिलास पे रखा हुआ है, तो ये उसके जो पृष्ठ है उस पे हमको तिरछा या मुड़ा हुआ दिखाई देगा। उसका कारण क्या है भाई? देखो यहाँ पे माध्यम हमारे पास दो है, ये वाले माध्यम को विरल बोलेंगे वायु वाले को, और पानी वाला माध्यम क्या कहलाएगा आपका? सघन माध्यम, ठीक है ना। तो इससे जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी भाई, होता क्या है, वो अपने अभिलंब से हल्की से झुक जाएंगी भाई। इस प्रकार से दिखना चाहिए, लेकिन क्या होगी, हल्की सी यहाँ पे झुक जाएगी। ये देखो अभिलंब की ओर यहाँ झुक जाएगी, ठीक है। अब मान लो सपोज कोई व्यक्ति है भाई, यहां से कोई व्यक्ति ने मान लो इसको देखा चम्मच को, ठीक है। तो ये जो चम्मच है इसका प्रतिबिंब यहां की बजाय इस प्रकार से दिखने की बजाय ये जैसे यहाँ पे मुड़ा, तो आप सीधे इस प्रकार से जब लाइन खींचोगे तो चम्मच इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन चम्मच है कहाँ भाई? ओरिजिनल है यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या है भाई, उसका प्रतिबिंब इस प्रकार से जाना था भाई प्रकाश किरणें, लेकिन सघन माध्यम होने के कारण क्या हो गई, वो अभिलंब की ओर झुक गई। तो यहाँ से जो प्रकाश किरणें चलेंगी वो इस प्रकार से सीधी निकल जाएंगी। तो जब कोई व्यक्ति देखेगा तो उसको चम्मच ओरिजिनल तो यहाँ है, लेकिन यहाँ वो हल्का सा क्या होगा, आपको मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है? अपवर्तन, ठीक है ना भाई। ये क्या कहलाएगा आपका? अपवर्तन। तो ये जो कारण है मुड़ा हुआ दिखना, ये किस कारण दिखाई देता है भाई? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। आ गया भाई समझ में, ठीक है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है आपके साइंस के, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अधिकतम जो क्वेश्चन है आपके साइंस से बने, सॉरी साइंस के तो है लेकिन फिजिक्स के बने हैं। बायो के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे फिजिक्स से पूछा गया है, भौतिकी से, ठीक है। तो साइंस लगभग पूरा ही हमको कंप्लीट करना है। चलिए भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।